आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आपके ज्ञानकोश एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग करीब 55-56 क्वेश्चन और उससे संबंधित जो और भी प्रश्न हैं उसके व्याख्याओं के बारे में भी हम लोग जानेंगे। यानी कि एक प्रश्न के साथ हम लोग 3-4 प्रश्न के बारे में भी अध्ययन करेंगे, जानकारी लेंगे। हालांकि आप जानते हैं कि इसके पहले हम आदिकाल का 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये आदिकाल से रिलेटेड ये तीसरा वीडियो है। हालांकि इसके पहले 3 वीडियो और हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप सारा वीडियो पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के वो सारा वीडियो पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग बहुत बेहतरीन प्रश्नों के बारे में जानेंगे। और आप जानते हैं कि मैं जो संकलन लेकर के उपस्थित हूँ, यह संकलन चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, केवीएस का हो, नवोदय का हो, या फिर एलटी ग्रेड का हो, मतलब हर एक एग्ज़ाम के लिए, या फिर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए इससे रिलेटेड प्रश्न जरूर आएंगे। अगर आप हिंदी सब्जेक्ट से अगर आप तैयारी कर रहे हैं या आपके जिस भी परीक्षा में हिंदी से संबंधित अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो निश्चित है इसमें से कुछ न कुछ प्रश्न आपको जरूर मिल जाएगा। और मैं आपको बार बार बताता हूं कि मेरे पास जो भी संकलन है, जो संकलन आपके सामने मैं लेकर के उपस्थित हूं, यह हर एक प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में अवश्य पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला है ये। और आप सब जो है कि यहाँ से बहुत अच्छी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए हम लोग ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा हम लोग आते हैं अपने प्रश्न पर। देखिए, प्रश्न है कि विद्यापति किसके आश्रित कवि थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि विद्यापति किसके आश्रित कवि थे। तो इसका सही उत्तर है सी, यानी कि शिव सिंह। राजा शिव सिंह के आश्रित कवि थे। ठीक है ना। और इनके बारे में और भी थोड़ा सा जानकारी रखना जरूरी है कि यह राजा शिव सिंह तिरहुत के राजा थे। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि विद्यापति संवत 1460 में तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान थे। ठीक है ना। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ, शायद अब आपको काफ़ी अच्छा दिख रहा होगा, काफ़ी क्लीन दिख रहा होगा जूम करने पे। ठीक है, आइए चलते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के कवि कौन है। बार बार यह पढ़ा जा चुका है और आपको पता भी है। इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई जो है पृथ्वीराज रासो के ये जो है कि कवि हैं। और भी जो ग्रंथ हैं, जैसे विसल देव रासो है, नरपत नाल का लिखा हुआ है, कामायनी जयशंकर प्रसाद का है, पद्मावत जायसी का है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त थे। मैंने पृथ्वीराज जो है कि किसके प्रति अनुरक्त थे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, यूपी पीजीटी 2016 में पूछा भी गया है। तो यह प्रश्न जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त थे। तो इसका सही उत्तर होगा सी, संयोजिता, संयोगिता। ठीक है ना। 4 विकल्प दिया है, पद्मिनी, कमलिनी, संयोगिता और चंद्रिका। ठीक है ना। तो यह जो है कि संयोगिता के प्रति अनुरक्त थे। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या महत्व है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, यानी कि ह का तात्पर्य होता है सूर्य और ठ का तात्पर्य होता है चंद्र, यानी कि दोनों का योग, सूर्य और चंद्र का योग। यानी हठ योग का मतलब होगा सूर्य और चंद्र दोनों का योग। और ये नाथ संप्रदाय का ये सबसे महत्वपूर्ण शब्दावली है। ठीक है, आगे देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है। ठीक है ना। तो देखिए, इसमें किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा डी, यानी कि गोपीचंद। इसके जो 3 विकल्प हैं, सरहपा, कुकुरिपा, शबरपा, यह जो है कि सिद्ध साहित्य से संबंधित है। और आप एक चीज़ और जान लीजिए कि सिद्ध साहित्य के जो भी लेखक हैं या जो भी रचनाकार हैं, उनके नाम के पीछे पा अवश्य जुड़ा हुआ है। जैसे देखिए, सरहपा, कुरिपा, सबरपा,
ठीक है ना, सरहपा, कुकुरिपा, शबरपा, ठीक है ना, कल्हड़पा, इस तरह से ये नाम आता है इन लोगों का। तो पा इसमें जुड़ा हुआ रहता है, ये इसका सबसे बढ़िया और सबसे शानदार ये टिप्स है, ये टिप्स भी आप जान लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे देखिए 107 नंबर का जो क्वेश्चन है, राउरवेल किस तरह की रचना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको हमेशा अक्सर हर परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे छोटे लेवल का हो चाहे बड़े लेवल का हो। देखिए एलटी हिंदी 2018 में पूछा गया है कि राउरवेल किस तरह की रचना है। तो पहला है गद्य पद्य मिश्रित चंपू, दूसरा है शुद्ध काव्य, तीसरा है नाटक और चौथा है प्रेमाख्यानक प्रबंध काव्य। तो इसका सही उत्तर है ए, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य। ठीक है ना, और इसके रचनाकार कौन है, रोडा कवि जो है कि इसके रचनाकार हैं। ठीक है ना, राउरवेल जो है कि एक शिलांकित रचना है, माने शिला पर अंकित रचना है ये। ठीक है ना, यह इसलिए जो है कि यह काफी प्राचीन और रचना मानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न वो देख लेते हैं कि हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूर हिंदी के प्रथम कवि हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप इसको आईएमपी जरूर लगा लीजिए क्योंकि ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हिंदी के किस साहित्यकार के अनुसार शालिभद्र सूर को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। डॉक्टर गणपति गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या फिर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। इसका सही उत्तर होगा ए का मतलब ये डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार जो है शालिभद्र सूर हिंदी के प्रथम कवि हैं। और इसके अलावा और भी देखिए, इसके साथ और भी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जान लीजिए कि और भी विद्वान जो है कि किनको पहला कवि माने हैं, ये भी जान लीजिए। राहुल सांकृत्यायन जो है सरापा को पहला कवि माने हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा स्वयंभू को पहला कवि माने हैं। शिव सिंह सेंगर पुण्य या पुंड दोनों नाम आता है, ये इनको पहला कवि माने हैं। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान या अद्द हमाड़ को पहला कवि मानते हैं। ठीक है ना, अगला प्रश्न है कि प्राकृत के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। कथन किसका है। ठीक है ना, ये चार विकल्प आपके सामने दिया हुआ है, सुनीति कुमार चटर्जी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन। इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदि काल से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 110 का देखिए आंसर, अमीर खुसरो, विद्यापति, हेमचंद्र या फिर गदाधर भट्ट। इसका सही उत्तर है डी, गदाधर भट्ट। यानी इसमें से यह जो है कि आदिकाल से संबंधित नहीं है, बाकी सभी लोग आदिकाल से संबंधित है। और गदाधर भट्ट जो है कि यह दक्षिण के ब्राह्मण थे, तेलंग देश यानी आंध्र प्रदेश के हनुमानपुर से उत्तर भारत आए थे, और इनके जन्म का समय ठीक ठीक से पता नहीं चल पाता है। ठीक है ना, आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है। तो चार विकल्प है आपके सामने, विद्याधर, भट्टकेदार, श्रीधर और जगनिक। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर होगा डी, यानी कि जगनिक। यह जो है कि रासो ग्रंथकार नहीं है, बाकी लोग रासो ग्रंथकार हमने रासो काव्य की रचना किए हैं। ठीक है, और आप जानते हैं भट्टकेदार, श्रीधर और जगनिक रासो साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। जगनिक परमाल रासो यानी आला खंड की रचना किए हैं, जबकि श्रीधर ने रणमल्ल छंद, ठीक है ना, श्रीधर रणमल्ल छंद की रचना किए हैं। और भट्टकेदार जो है जय चंद्र प्रकाश की रचना किए हैं। ठीक है, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश से पीजीटी 2016 में पूछा गया और हर परीक्षा में पूछा जाता है, यहाँ तक कि यूपी पीजीटी में टीजीटी में पूछा गया है ये। भल्ला हुआ जो मारिया बहिर तुम्हारा कंतु, यह पंक्ति के रचनाकार कौन है। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, इसका सही उत्तर होगा बी, भल्ला हुआ जो मारिया बहिर तुम्हारा कंत, यानी कि यह इसके रचनाकार हेमचंद हैं। और इनका जो व्याकरण ग्रंथ है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन है, यह भी अक्सर पूछा जाता है। और जो है कि यह अक्सर
परीक्षा में आता भी है। इसके अलावा इनकी और भी रचनाएं हैं, कुमारपाल चरित, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन और देशी नाममाला कोश। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। चाहे रामचंद्र शुक्ल ने माना है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है, राम कुमार वर्मा ने माना है, फिर नगेंद्र ने माना है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ठीक है ना। और इसके पहले आप इसके पहले पढ़ चुके हैं कि राम कुमार वर्मा अपभ्रंश के प्रथम कवि जो है कि स्वयंभू को माने हैं। ठीक है ना, यह आप जान चुके हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहे जाने वाले आलोचक कौन है। फिर यह बात सामने आ गई कि पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य कौन माने, तो इसका भी उत्तर वही होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी कि सी विकल्प जो है वही सही होगा, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा ये लोग नहीं माने हैं। और इसके पहले आप पढ़ चुके हैं कि पृथ्वीराज रासो में 68 छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है पृथ्वीराज रासो को शुक सुकी संवाद के रूप में रचित मानते हैं। और चंद्रबरदाई के पुत्र जल्लड़ जो है किसको पूरा किए हैं, क्योंकि यह चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो को पूरा नहीं कर पाए। अगला प्रश्न है कि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध कौन है। ठीक है ना। तो 4 नाम दिया है, सराहपा, कल्लपा, डोम्बिपा और कमरीपा। ठीक है ना। इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि सराहपा। और आप इसके पहले जान चुके हैं कि सराहपा को राहुल सांकृत्यायन ने ये प्रथम कवि स्वीकार किया है, और ज़्यादातर विद्वान इन्हीं को प्रथम कवि मानते हैं। अगला प्रश्न है कि मोरा जुबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गरी दीनी कस मोरी माल, सूनी सेज डरावन लागे बिरहा अगिन मोहि डस जाए। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं, ये आपको बताना है कि ये पंक्ति जो है कि किस कवि की है। अमीर खुसरो की है, विद्यापति की है, मलिक मोहम्मद जायसी की है, या फिर कबीर की है। तो इसका सही उत्तर आपका जो होगा ए, यानी कि यह अमीर खुसरो की यह पंक्ति है। ठीक है ना, अमीर खुसरो की यह पंक्ति है। और इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण पंक्ति को जरा जान लीजिए, क्योंकि अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। देसी बाना सबजन मिठा, अक्सर ये पूछा जाता है कि देसी बाना सबजन मिठा, तय ते तैसन जम्पो अवहट्टा। यह जो है कि विद्यापति का ये रचना है। और प्रेम कथा ए भांत विचारा हूँ, बूझ ले जो बूझे पा रहा हूँ, यह जो है कि मलिक मोहम्मद जायसी की ये रचना है। ठीक है ना, ये पंक्ति है। आगे देखिए, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है। किस तरह का ग्रंथ आपको ये बताना है, व्याकरण संबंधी ग्रंथ है कि ज्योतिष संबंधी ग्रंथ है कि साहित्यिक है कि धार्मिक है। इसका सही उत्तर होगा ए, यानी हेमचंद्र शब्दानुशासन व्याकरण संबंधी ग्रंथ है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही अनुक्रम क्या है। सरहपा, पुष्पदंत, अद्धमाड़ और लुइपा। तो इसका सही उत्तर होगा डी, सरहपा, लुइपा, उसके बाद पुष्पदंत, फिर अद्धमाड़। ठीक है ना। ये जो है कि इनका काल भी जान लीजिए, समय जान लीजिए। सरहपा का जो समय है वह 7वीं 8वीं शताब्दी है, लुइपा का 8वीं शताब्दी है, पुष्पदंत का 10वीं है, और अद्धमाड़ का 14वीं है। ठीक है ना। इसलिए ये जो है कि इसी क्रम से होगा, सरहपा, लुइपा, पुष्पदंत और अद्धमाड़। 119 नंबर का प्रश्न जान लीजिए कि सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही है। मतलब कौन सा कथन रामचंद्र शुक्ल का सही है। कि ए है कि ब्रजयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, बी नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला, सी सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, और डी सिद्धों की बानियां सांकेतिक नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ए। ए का मतलब, यानी कि यह जो ए नाम का जो विकल्प है, इसमें 2 जो कथन है यह सही है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, ए और सी। ए का मतलब ब्रजयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, और सी का मतलब हुआ कि सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। यह 2 चीज जो है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन के अनुसार सही है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं
कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उसके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। जो पंक्ति है उसके रचनाकार के साथ सुमेलित करना है। पंडिय सअल सत बखाड़ई देहि बुद्ध बसंतड़ जाड़ई, यह किसकी रचना है। फिर 12 बरिस ले कुक्कुर जिए और 13 ले जिए सियार, ये किसकी रचना है, ये किसकी पंक्ति है। और बड़ कौशल तू राधे किनल कन्हाई लोचन आधे, या फिर जाति ओछा पाति ओछा ओछा जन्म हमार। ठीक है ना। यह आपको विकल्प के रूप में मिलाना है कि कौन किससे संबंधित है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग सीधे इस पे सही विकल्प पर आते हैं। विकल्प नंबर ए जो है कि यानी कि ए का 2, अर्थात पंडेय सअल सत बखाड़ई, यह जो है यह सरहपा की पंक्ति है। और 12 बरिस ले कुक्कुर जिए और 13 ले जिए सियार, यह जगनिक का है। ठीक है ना। ये इसको थोड़ा सा जान लीजिए बढ़िया से। यानी कि ये जो है कि इनका है, सरहपा का है। अब 12 बरिस ले कुक्कुर जिए और 13 ले जिए सियार, ये जो है कि जगनिक का है। ठीक है ना। और बड़ कौशल तू आधे, यानी कि सी वाला जो विकल्प है यह विद्यापति का है। ठीक है ना। और जाति ओछा पाति ओछा, यह जो है कि ये 5वां विकल्प यानी कि ये रैदास का है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये परीक्षा में पूछा जाता है, आप इसको ध्यान देंगे। ठीक है। अगला है कि 121 नंबर का जो प्रश्न है, 121 नंबर का जो प्रश्न है यह क्या है। इसको भी कालक्रम के अनुसार जो है कि रचनाकारों को सही अनुक्रम में रखना है। तो अब इसका सही उत्तर है ए कि सरहपा, पुष्पदंत, अल्हमाल और अद्धहमाड़ और हेमचंद्र, ये जो है कि इसी क्रम के अनुसार ये रहेंगे। और यहाँ आप ध्यान नीचे देख सकते हैं कि इनकी समय भी दिया हुआ है। सरहपा का समय 769 ईस्वी, पुष्पदंत का 10वीं सदी और अद्धहमाड़ का 12वीं सदी और हेमचंद्र का भी 12वीं सदी है। ठीक है ना। 122 नंबर का जो प्रश्न है, यंद्रिय का लड़बड़ा जिह्वा का फूहड़ा काच की जति मुख का सती जो सत पुरुष उत्तमो कथि गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो, वो क्या है। संयमी हो, इंद्रिय दमन करने वाला हो, कूट भाषा बोलने वाला हो, या फिर महासुखवादी हो। तो इसका सही उत्तर होगा डी का मतलब ए और मतलब विकल्प नंबर 1 और विकल्प नंबर 2 ये दोनों सही है। 1 और 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि वह संयमी हो और इंद्रिय दमन करने वाला हो। यह जो है कि सच्चा साधक गोरखनाथ की दृष्टि से वही है। ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 पर हम लोग देखते हैं, सिद्धों और योगियों की रचना का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है। यह विचार किसका है। ठीक है ना। इसमें 4 विकल्प जो दिए गए हैं, मुनि जिन विजय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और धीरेन्द्र वर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल का ये जो है कि कथन है। ठीक है। 124 नंबर का प्रश्न हम लोग देख लें कि 124 नंबर के प्रश्न है, रचनाएं जो है कि पुष्पदंत द्वारा रचित ने, कौन रचना जो है कि पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं है। तो इसमें जो है कि जो सीरियल जो क्रम है वह देखिए 4 जो विकल्प दिया है, आदि पुराण, योग सार, जसहर, चरिव और उत्तर पुराण। ठीक है ना। इसका जो सही जो विकल्प है वह ये है कि इसमें देखिए यूजीसी नेट जून 2019 में यह प्रश्न पूछा गया है और यहाँ आंसर के जगह पर देखिए स्टार लगा हुआ है। इसका मतलब है कि आयोग ने इसमें सबको समान अंक दे दिया, क्योंकि पुष्पदंत की रचनाएं 63 महापुरुष, गुणालंकार, रय कुमार चरिव, जसहर चरिव है। ठीक है ना। तो इसमें जो है कि पुष्पदंत ने अपने काव्य में चौपाई छंद का प्रयोग किया। पुष्पदंत को हिंदी का बहुभूत कहा जाता है, ये सब है। तो ये जो रचनाएं जो इसमें दिया हुआ है, आदि पुराण, योग सार, जसहर चरिव, उत्तर पुराण, तो इसमें जो है अब ये कौन सी रचनाएं पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं है। तो अब इसमें थोड़ा सा आंसर सही नहीं मिल पा रहा है और इसलिए जो है कि इसको आयोग ने इसको सही नहीं माना है। आगे देखिए
इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहेली का अभिप्राय क्या है? इसका सही उत्तर क्या है? सन्यासी से है कि कुआं से है कि खंडहर से है कि प्रेमी का हृदय से है? इसका सही उत्तर है बी, कि अमीर खुसरो की यह उपयुक्त पहेली जो है कि कुआं से संबंधित है। और इसके अलावा अमीर खुसरो को और भी पहेलियां हैं, थोड़ा सा इसको भी जान लीजिए। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक नगी रहे। इसका इसका उत्तर होगा आकाश। ये पहेली है, ठीक है ना। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। इसका सही उत्तर होगा दीपक। अर्थ ते इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। इसका उत्तर होगा दर्पण यानी कि शीशा। इसके इनकी जो रचना है, खाली बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल आदि हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। सख पिया का 126 नंबर का जो क्वेश्चन है, सख पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं, आधी रतिया, उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं, ये आपको बताना है। तो विद्यापति हैं कि नरपतनाल है कि अमीर खुसरो है कि भट्ट केदार है? इसका सही उत्तर होगा सी, अमीर खुसरो की ये पंक्तियां हैं, ठीक है ना। इसके बाद 127 नंबर का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल का के अंत क- क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपयुक्त कथन किसका है? राहुल संकीर्तन का है, रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर नामवर सिंह का है? तो इसका सही उत्तर है बी, यानी कि रामचंद्र शुक्ल का है। और रामचंद्र शुक्ल जो है कि आप जानते हैं कि इनका जो काल विभाजन है यह सर्वमान्य माना जाता है, सबसे वैज्ञानिक माना जाता है। 128 नंबर का जो प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। प्राकृत प्रकाश, श्रावकाचार्य, प्रबंध चिंतामणि, कुमार पाल प्रतिबोध, देवसेन, बररुचि, जैनाचार्य, मेरुतुंग और हेमचंद सोमप्रभ सूर्य। ये जो है कि इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ये ए। देखिए यहाँ स्पष्ट रूप से यहाँ दिया है कि रचना और रचनाकार आमने सामने आपको जान सकते हैं कि प्राकृत प्रकाश जो है कि बररुच का है, श्रावकाचार देवसेन का है, प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतुंग का है, कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूर्य का है, और कुमार पालचरित हेमचंद्र का है, ठीक है ना। आगे, निम्न में से कौन सा रासो काव्य नरपत नाल द्वारा रचित है? आपको ये बताना है कि कौन सा काव्य नरपत नाल की है। बीसल देव रासो, परमाल रासो, खुमार रासो या पृथ्वीराज रासो? तो इसका सही उत्तर होगा ए, बीसल देव रासो। ये एक श्रृंगारिक मतलब रासो काव्य का ये श्रृंगारिक रचना माना जाता है, ठीक है ना। तो इसको भी जानना आपको जरूरी है। बाकी खुमार रासो की रचना दलपत विजय ने किया है, पृथ्वीराज रासो की रचना जो है कि चंद्रवरदाई ने किया है। 130 नंबर का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है? पहला है रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश, दूसरा है चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था, सी है गुरु की महिमा, और डी है उलटवासियां। तो इसमें पहला विकल्प जो है कि यह नाथ साहित्य की विशेषता नहीं है, यानी कि ए, रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश, ये जो है कि नाथ सांप्रदायिक विशेषता नहीं है। 131 नंबर का जो प्रश्न है, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आग थे सतगुर मिल्या, दीपक दिया हाथ। उक्त पंक्ति में कबीर कहना चाहते हैं, माने क्या कहना चाहते हैं? पहला है कि लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था, या दूसरा है बी, कि लोक और वेद की रूढ़ियों ने परम तत्व के अभिज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया, या फिर सी, सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया, या फिर डी, सतगुरु ने दीपक थमाकर संसार में भटकने के लिए छोड़ दिया। इसका आपका सही उत्तर होगा बी। बी का मतलब ए और सी, ये दो जो है कि विकल्प सही है। ए और सी मतलब
लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था, पहला ये। और दूसरा जो है कि सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। यह इसका पंक्ति का जो अर्थ होगा वह वही होगा। आगे हम लोग देखते हैं 132 नंबर का प्रश्न जो है सहजयान के प्रवर्तक हैं कौन है? सरहपा, सबरपा, लुइपा या फिर कन्नड़पा। ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर होगा ए, सहजयान और वज्रयान शाखा से संबंधित जो 84 सिद्धों में जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध और प्रथम सिद्ध रहे हैं वह सरहपा रहे हैं, और इन्हीं को सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है। ठीक है ना। इनका कुछ और भी नाम है, इसको भी जान लीजिए। सरोज वज्र या राहुल भद्र, यानी कि सरहपा को सरोज वज्र या राहुल भद्र भी कहते हैं, क्योंकि ये नाम आता है परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि निम्न में राहुल भद्र किस सिद्ध कवि का नाम है। ठीक है ना। ऐसे भी आ जाता है, या फिर सरोज वज्र किस सिद्ध कवि का नाम है, तो ये भी आ जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। और आप जानते हैं कि सरहपा जो कि हिंदी के प्रथम कवि हैं, और इनको बताने वाले जो कि राहुल संकीर्तन है, यह जो है कि यह इनको प्रथम कवि माने हैं, और ज़्यादातर लोग इन्हीं को मानते भी हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं। रासक ग्रंथ से संबंधित अगला प्रश्न है आपका 133 नंबर का प्रश्न। संदेश रासक के रचयिता हैं कौन है? संदेश रासक के रचयिता कौन है? अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, लक्ष्मीधर या फिर हेमचंद्र। ठीक है ना। तो संदेश रासक के रचयिता जो है जो है कि अब्दुल रहमान, यानी कि बी इसके रहे हैं रचयिता। और यह इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा का वर्णन किया गया है। इसके अलावा खड़ी बोली के प्रथम कवि मीर खुसरो को माना गया है, जानते हैं। खालिक बारी, चार दरवेश, गजल आदि इनकी रचना है। किनकी? ये जो रचना है खालिक बारी, चार दरवेश या गजल, यह आपका अमीर खुसरो की रचना है। 34वां जो है विद्यापति की कौन सी रचना 134 नंबर का प्रश्न। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूपी टीजीटी 2003 में पूछा है, यूपी पीजीटी 2003 में पूछा है। ये दोनों 2003 में, ये टीजीटी पीटी दोनों में पूछा गया प्रश्न है। यह जल्दी मिलता नहीं है, ध्यान दीजिएगा कि कौन सी रचना अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है विद्यापति की। तो यह है आपका उत्तर होगा बी, कीर्ति पताका। कीर्ति पताका जो है यह अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। ठीक है ना। और इनको आप जानते हैं विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, कवि शेखर भी कहा जाता है, अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। ये विभिन्न उपनाम उनके लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है ना। और यह जो है कि कीर्ति सिंह और शिव सिंह दो राजाओं के आश्रयदाता रहे हैं। अगला 135 नंबर का जो प्रश्न है, आत्मबोध किसकी रचना है? तो जालंधर नाथ की है, गोरखनाथ की है, मत्स्येंद्र नाथ की है, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा बी, यानी गोरखनाथ की रचना है आत्मबोध। ठीक है ना। और गोरखनाथ की जो अन्य रचनाएं हैं गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, कुंडलिनी कुंडलिनी जागरण एवं शून्य समाधि आदि हैं। और ये भी जान लीजिए कि पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखबानी के नाम से किया है। अगला प्रश्न है 136 नंबर का, माधव हम परिणाम निराशा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? देखिए जीआईसी पीजीटी 2015 में पूछा है, और यूपी पीजीटी 2009 में पूछा है। तो इसका सही उत्तर आप जान लीजिए, इसका सही उत्तर है माधव हम परिणाम निराशा का सही जो है कि मतलब ये उत्तर है, ये विद्यापति की ये रचना है। यह पंक्ति जो है आदिकालीन कवि विद्यापति की है। ठीक है ना। तो विद्यापति इसके जो है कि जो विकल्प है बी, यही उसके लेखक हैं। ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 137 नंबर का प्रश्न देखा जाए। और एक चीज़ और जान लीजिए, विद्यापति के बारे में एक चीज़ और कहा गया है, बच्चन सिंह इनको जातीय कवि कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, कभी पूछा जाता है कि बच्चन सिंह ने किस कवि को जातीय कवि कहा है, या ये भी प्रश्न बन सकता है कि जातीय कवि किस कवि को कहा जाता है। तो सही उत्तर होगा विद्यापति, ये भी जानना जरूरी है। 137 नंबर का जो प्रश्न है, बौद्ध गान ओ दोहा का संपादक किसने किया? ठीक है ना। बौद्ध गान ओ दोहा,
तो इसका जो विकल्प है राहुल सांकृत्यायन, सूर्यकांत शास्त्री, प्रबोध चंद्र बागची और हरप्रसाद शास्त्री। तो इसका सही उत्तर होगा डी, हरप्रसाद शास्त्री। ठीक है ना। बाकी जो है कि दोहा कोश जो है कि प्रबोध चंद्र बागची का है और हिंदी काव्यधारा राहुल सांकृत्यायन का है। अगला प्रश्न वो देखते हैं, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? डिंगल, अपभ्रंश, अवहट्ट या संध्या। तो एक चीज जान लीजिए कि एक भाषा है जिसका नाम है संध्या, और संध्या भाषा को जो है ये सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि बौद्ध धर्म के ब्रजयान या सहजयान शाखा का प्रचार करने वाले सिद्ध कवियों ने सांध्य भाषा शैली का प्रयोग किया है, इसीलिए इनकी भाषा का नाम संध्या भाषा कहा जाता है। और आप जान लीजिए कि मतलब सिद्धों की संख्या कितनी होती है, तो आप कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। 84 सिद्ध कवि माने जाते हैं और राहुल सांकृत्यायन ने इनको 84 माना है इनकी संख्या, और सभी लोग इसको सही भी मानते हैं। 139 नंबर का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? अक्सर इसके पहले आप ध्यान दिए होंगे, तो अभी मैं पढ़ाया भी हूँ कि यूपी टीजीटी 2001 में पूछा भी गया है कि ये श्रृंगारिक रचना रासो ग्रंथ कौन सी रचना श्रृंगारिक है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो एक श्रृंगारिक रचना है और ये श्रृंगार रस से संबंधित है। और इसमें जो है भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसलदेव तृतीय के विवाह, उनके वियोग और उनके फिर पुनर्मिलन की कथा का सरस शैली में वर्णन किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न 140 नंबर का जो प्रश्न है, आल खंड का दूसरा नाम है, माने आल खंड को किस नाम से जाना जाता है? तो परमाल रासो, जो जगनिक द्वारा रचित है। ये जान लीजिए, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि परमाल रासो को किस नाम से जाना जाता है, या फिर आल खंड का दूसरा नाम क्या है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 141 नंबर का प्रश्न, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि कौन है? जायसी, अमीर खुसरो, विद्यापति या फिर भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है कि हिंदी में खड़ी बोली का प्रयोग किए हैं, इसलिए इनको हिंदी खड़ी बोली का प्रथम रचनाकार माना जाता है। 142 नंबर का जो प्रश्न है, परमाल रासो का व्यकृति के कवि का नाम है, क्या नाम है? नल्ल सिंह भट्ट, जगनिक, हेमचंद या फिर सारंगधर। यह भी देखिए यूपी टीजीटी 2001 में पूछा गया, यूपी पीजीटी 2009 में पूछा गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि परमाल रास वाला, बहुत आसान इसका उत्तर है, लेकिन यह अक्सर पूछा जाता है। इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि जगनिक। और अभी अभी हम लोग पढ़े कि इसको परमाल रासो को आल्हा खंडी के नाम से भी जाना जाता है। और यह जानना आपको भी जरूरी है कि जगनिक किसके दरबारी कवि थे या किसके दरबार में रहते थे, किसके आश्रयदाता थे? तो चंदेल शासक परमार्थ देव के शासन में थे, और ये दो वीर जो वहाँ के आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन किए हैं। ठीक है ना। चलिए 143 नंबर का जो प्रश्न है, अच्युत चरण तरंगिणी शिव सिर मालतीमाल हरि न बनायो सुरसरी कीजो इंदौ भाल, इस दोहे के रचनाकार का नाम। ठीक है ना, ये आपको बताना है। रहीम का है कि रसलीन का है कि रसखान का है कि राम सहाय का? सही उत्तर होगा ए, यानी कि ये रहीम की रचना है। ठीक है ना। आगे ये कुछ रचनाएं दिया हुआ है, इसको भी अगर आप जान लें तो बढ़िया रहेगा। देखिए, ब्रह्म डुड्यो पुराणन गानन बेदरिया सुनी चौगुने चायन, ये जो है कि रसखान की रचना है। कत दिखाई कामिनी दई दामिनी को यह बाह, थर थरात सो तन फिरे फर फरात घन बाह, यह रसलीन की रचना है। वृंदावन बिहरत फिरे राधानंद किशोर, नीरद दामिनी जानि संग बोले डोले और, ये राम सहाय की है। 144 नंबर का जो प्रश्न है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी को ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है कि पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया? सरहपा को, स्वयंभू को, राजा मुंज को या फिर पुष्पदंत को? इसका सही उत्तर होगा सी, राजा मुंज को। ठीक है ना। राजा मुंज को जो है कि यह पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माने हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है। फिर इसके बाद से अगला जो प्रश्न है वह है 145 नंबर का,
कि विजय सेन सॉरी निम्नलिखित लेखकों को रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। विजय सेन सूर्य, नरपतिनाल, शालिभद्र सूर्य या आसव। ये जो है कि इधर दाहिने साइड में जो रचनाकार हैं उनसे इसका मिलान करना, तो सीधे हम लोग उत्तर पर आ जाते हैं। विजय सेन सूर्य जो है कि रेवंत गिरी रास की रचना है। नरपतिनाल आप जान रहे हैं विसल देव का है। शालिभद्र सूर्य की जो रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास है। आसव की जो रचना चंदनबाला रास है। डोम्भिपा जो है कि योगचर्या। ठीक है ना। 146 नंबर का जो प्रश्न है, हालात एक कन्हैया किसकी रचना है? तो उत्तर होगा सी, अमीर खुसरो। ठीक है ना, अमीर खुसरो की रचना है हालात ए कन्हैया। और ये जो कि उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में ये इनका जन्म हुआ था 1225 ईस्वी में। किनका? अमीर खुसरो का। इनको हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। 147 नंबर का जो प्रश्न है, आदि काल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? तो वीर ग्रंथ की रही है, साखी की रही है, रासों की रही है, फिर सूफी की रही है। तो सही उत्तर होगा सी, ये सूफी ग्रंथों की प्रधानता रही है। 148 नंबर का जो प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी में के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? हमीर काव्य में, कीर्ति कौमुदी में, कीर्ति पताका में, फिर कीर्ति लता में। इसका सही उत्तर होगा डी, कीर्ति लता में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूजीसी नेट में पूछा गया, बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है ये, इसको जानना बहुत जरूरी है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदू, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना, सिपाहियों, लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन कीर्तिलता में किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 149 नंबर का प्रश्न, राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? बार बार यह आ रहा है। यह सराहपा को स्वीकार किए हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, बार बार रिविजन हो रहा है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है। इसके बाद और भी अगर जान लें, अगर दोहरा दिया जाए तो बढ़िया रहेगा। जैसे कि गणपति चंद्र गुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि माने हैं। उनकी रचना भारतेश्वर बाहुबली रास को प्रथम रचना माने हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी पुष्पदंत को माने, गुलेरी जी कविमुंज को माने, राम को वर्मा जो है कि स्वयंभू को माने हैं। 150 नंबर का जो क्वेश्चन है, विसल देवरासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? इसका उत्तर होगा सी, गेय शैली का। यानी न श्रृंगारिक है, न आख्यानक है, न प्रबंध है, ये गेय शैली का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है। और 151 नंबर का जो प्रश्न है, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है? जय मयंक जस चंद्रिका कौन लिखे हैं? भट्ट केदार, नरपतिनाल, नल सिंह या फिर मधुकर कवि। तो इसका उत्तर होगा डी, मधुकर कवि। ठीक है। फिर 52 नंबर का जो प्रश्न है कि ये सूची से मिलान करना है, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमार रासो। ठीक है ना। ये सीधे सीधे आप इसके उत्तर पर आ जाइए कि बीसल देव रासो नरपतनाल की रचना है, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की है, परमाल रासो जगनी का है और खुमार रासो दलपति विजय का है। ठीक है ना। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 153 नंबर का, भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? पुष्पदंत, स्वयंभू, धनपाल या सराहपात। इसका सही उत्तर होगा सी, यानी कि धनपाल। धनपाल जो है किसके रचनाकार हैं? और पौम चरियो, रिठिडेम चरियो, नाकुमार चरियो ब्रह्म भाषा के जो कवि स्वयंभू हैं ये उनकी रचना है। महापुराण पुष्पदंत की रचना है। दोहा कोश सिद्ध योगी सराहपा की रचना है। और यह आप जान रहे हैं कि सराहपा को पहला कवि माना जाता है। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर होगा भी। बार बार ये प्रश्न आ रहा है, इसको भूलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 155 नंबर का प्रश्न जो है यूपी टीजीटी 2009 में भी ये पूछा गया है कि विद्यापति के कुल कितने ग्रंथों की रचना है? इसका सही उत्तर होगा सी, यानी कि 16 ग्रंथों की रचना विद्यापति ने किया है। ठीक है ना। 16 ग्रंथ इनके प्रामाणिक ग्रंथ माने जाते हैं। 156 नंबर का जो प्रश्न है, श्रृंगार काव्य है क्या? बीसल देव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, जयमंगल चंद्र का। ये यूपी टीजीटी 2009 में पूछा गया है और यह श्रृंगार काव्य है। इसके पहले हम लोग 2 बार पढ़ चुके हैं। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? मैथिली बोली के, ये यूपी टीजीटी 2010 में पूछा गया है। तो मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं, आप भली भांति जान रहे हैं, विद्यापति हैं।
न तुलसी हैं, न जायसी हैं, न नंददास हैं, ये विद्यापति ही जो है कि भोजपुरी बोली के लोकप्रिय कवि हैं, यानी विकल्प नंबर सी। ठीक है। 158 नंबर का जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? तो महापुराण, रय कुमार चरिव, जसहर चरिव या पौम चरिव। तो इसका सही उत्तर होगा डी कि पौम चरिव पुष्पदंत की रचना नहीं है, यह रचना स्वयंभू की है, इसके पहले आप पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरह से यह आज का इतने क्वेश्चन को लेकर के हम लोग पढ़े, और आशा है कि यह मेरा संकलन आपको शायद अच्छा लग रहा होगा। अगर मेरा संकलन अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से लगातार वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा और इसी तरह बहुत अच्छा अच्छा संकलन में लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। क्योंकि मैं जो भी प्रश्न लेकर के आपके सामने आऊँगा वह किसी न किसी परीक्षा में अवश्य पूछे गए रहे होंगे। इसको आप विश्वास कीजिए, आप जितना भी क्वेश्चन मैं उठाया हूँ आप देख लीजिए किसी न किसी परीक्षा में अवश्य पूछा गया है। इसलिए आप जिस भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा में 100% सफलता आपको मिलनी ही है, और ईश्वर से हमारी शुभकामना भी है। और दोस्तों अगर हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, इतना परिश्रम कर रहे हैं आपके सफलता के लिए, अगर मैं कामना भी कर रहा हूँ, परिश्रम भी कर रहा हूँ, तो एक छोटा सा काम तो आप कर ही सकते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।